वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज हम लोग दशा छिद्र के विषय में बात करेंगे। दशा छिद्र को सामान्य तौर पर दशा परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। हमारा जीवन जो है वो नदी के जल की भांति बहता चला जा रहा है। इसी प्रवाह में हमारे जीवन में कई परिवर्तन आते रहते हैं। प्रति क्षण एक एक परिवर्तन हमारे जीवन में होता रहता है, परंतु प्रति क्षण होने वाले जो परिवर्तन हैं वो बहुत ही छोटे स्तर के होते हैं, इसीलिए हम उन पर ध्यान नहीं देते। जब बड़ा परिवर्तन होता है तब उस पर हम ध्यान देते हैं। बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो वो हमारी समझ में आता है, वो हमारी मेमोरी में रहता है। यह जो भी परिवर्तन है, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा परिवर्तन हो, उसे हम अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से समय को छोटा और छोटा और छोटा करते हुए अनंत भागों में बांटा जा सकता है, इसी प्रकार से महादशा को भी छोटा छोटा और छोटा करते हुए अनगिनत भागों में बांटा जा सकता है। समय को बांटने के लिए जिस तरह से महादशा की गणना की जाती है, महादशा की जो अवधि है वो लंबे समय के लिए होती है। यहाँ हमारे लिए बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी क्योंकि उसकी अवधि जो है वो काफी लंबे समय के लिए है। इसी प्रकार से अंतरदशा महादशा से छोटा पीरियड हो गया। यहाँ पर घटनाएं महादशा के तुलना में थोड़ी सूक्ष्म हो जाएंगी क्योंकि अंतरदशा का जो पीरियड है वो महादशा की तुलना में थोड़ा छोटा है। इसी प्रकार से प्रत्यंतर दशा अंतरदशा का छोटा भाग हो गया। यहाँ पर घटनाएं अंतरदशा की तुलना में थोड़ी और सूक्ष्म हो जाएंगी। इसी तरह से इनको हम अनगिनत भागों में बांट सकते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए इसे सामान्य तौर पर 3 भागों में बांट करके लिया जाता है: महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा में जब परिवर्तन होता है, एक प्रत्यंतर दशा किसी ग्रह की खत्म होती है और दूसरे ग्रह की प्रत्यंतर दशा प्रारंभ होती है, तब जो जिंदगी में घटनाएं घटित होंगी वह थोड़े सूक्ष्म स्तर की होंगी। इसी प्रकार से जब एक अंतरदशा समाप्त होती है और दूसरी अंतरदशा प्रारंभ होती है, तब जीवन में जो घटनाएं होंगी वो प्रत्यंतर दशा की तुलना में थोड़े वृहद स्तर की होगी। इसी प्रकार से जब महादशा किसी ग्रह के समाप्त होगी और दूसरे ग्रह की महादशा प्रारंभ होगी या दूसरे ग्रह की महादशा प्रारंभ होने वाली होगी, तब जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वो अंतरदशा की तुलना में थोड़ा वृहद स्तर की होगी, क्योंकि अंतरदशा का काल जो होता है वो छोटा होता है और महादशा का जो समय काल है वो बड़ा होता है। सामान्य तौर पर जब एक ग्रह की महादशा समाप्त होती है और दूसरे ग्रह की महादशा शुरू होती है, तो ऐसी दशा को हम लोग दशा छिद्र कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक ग्रह की अपनी एक एनर्जी लेवल होती है। जब एक खास ग्रह की महादशा किसी व्यक्ति की जब चल रही होती है, तो उस खास ग्रह की खास एनर्जी व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। और जब खुद ग्रह की महादशा समाप्त होने वाली होती है और दूसरे ग्रह की जब महादशा स्टार्ट होने वाली होती है, तब जो पहले वाली ग्रह का एनर्जी लेवल है वह पूरी तरीके से दूसरे ग्रह की एनर्जी लेवल में चेंज होने वाला होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी किसी ग्रह की महादशा खत्म होने वाली हो और दूसरे ग्रह की महादशा प्रारंभ होने वाली होती है, तो व्यक्ति की सोच में, उसकी आदतों में बदलाव होना शुरू हो जाता है। यह बदलाव जो है यह ग्रह के एनर्जी लेवल के चेंज होने के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि इस दशा छिद्र को आप केवल और केवल विंशोत्तरी दशा में ही प्रयोग करें। सामान्य तौर पर इसका प्रयोग विंशोत्तरी दशा में होता है। विंशोत्तरी दशा का चूंकि प्रयोग जो है वो अधिकतर ज्योतिषी लोग करते हैं, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि दशा छिद्र का प्रयोग जो है वो विंशोत्तरी दशा में ही होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दशा छिद्र का प्रयोग केवल और केवल आपको विंशोत्तरी दशा में ही करना है। आप किसी भी दशा में प्रयोग करके आप इसको देखेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई बार इस परिवर्तन को कई सारे ज्योतिषी लोग जो हैं वो खराब मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो परिवर्तन है वो सदैव व्यक्ति के लिए खराब ही होने वाला होता है। कई बार यह व्यक्ति के लिए ये जो परिवर्तन है ये नई आशाओं का, नई किरण का, नई संभावनाओं का और नया विस्तार लेकर के आता है, जहां व्यक्ति अपने जीवन के स्वर्णिम समय को भोगता है। सामान्य तौर पर ग्रहों को हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह के अंतर्गत शुक्र, बृहस्पति और बुध ये हो गए, और अशुभ ग्रह के अंतर्गत केतु, राहु, मंगल, शनि और सूर्य हो गए। तो इन शुभ और अशुभ, इन दो ग्रह के कॉम्बिनेशन से यहां पर ग्रहों के 4 वर्ग बनेंगे। एक तो या तो शुभ ग्रह की महादशा समाप्त होगी और शुभ ग्रह की ही महादशा शुरू होगी, या फिर शुभ ग्रह की महादशा समाप्त होगी और अशुभ ग्रह की शुरू होगी। इसी तरह से अशुभ ग्रह की महादशा समाप्त होगी और अशुभ ग्रह की ही महादशा शुरू होगी, या फिर अशुभ ग्रह की महादशा खत्म होगी और शुभ ग्रह की महादशा शुरू होगी। जैसे शनि की महादशा को अगर हम लोग लें तो शनि की महादशा में जो अंतिम अंतर्दशा आएगा वह बृहस्पति का आएगा। बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट है, और फिर इसके बाद जो है वो बुध की महादशा प्रारंभ होगी, तो वो भी एक शुभ प्लैनेट है। इसीलिए यहां पर शुभ ग्रह की अंतर्दशा पर महादशा समाप्त हुआ और शुभ ग्रह से ही प्रारंभ भी हुआ। इसी तरह से मंगल की महादशा यदि चल रही हो तो मंगल की महादशा जो समाप्त होगी वो चंद्रमा की अंतर्दशा पर समाप्त होगी, और अगली दशा जो शुरू होगी वह राहु की शुरू होगी। तो चंद्रमा चूंकि शुभ प्लैनेट है और राहु अशुभ प्लैनेट है, इसीलिए यहां पर शुभ ग्रह की दशा समाप्त हुई और अशुभ ग्रह की प्रारंभ हुई। शुरू वाले उदाहरण में शुभ ग्रह की समाप्त हुई थी और शुभ ग्रह की ही प्रारंभ हुई थी। यहां पर शुभ ग्रह की दशा समाप्त हुई और अशुभ ग्रह की दशा प्रारंभ हुई। इसी तरह से अशुभ का अशुभ से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे शुक्र की महादशा चल रही हो और शुक्र की महादशा में जो अंतिम अंतर्दशा आएगा वो आएगा केतु का। तो केतु एक अशुभ प्लैनेट है, और अगली दशा जो प्रारंभ होगी वो होगी सूर्य की। सूर्य की जो महादशा होगी वो सूर्य जो है वो एक पाप प्लैनेट है। तो आप देखेंगे कि जो महादशा का अंत हुआ वो भी अशुभ प्लैनेट पे हुआ, और महादशा का जो प्रारंभ हुआ वो भी अशुभ प्लैनेट पर हुआ। यहां पर दशा का अंत और दशा का प्रारंभ दोनों अशुभ प्लैनेट से हो रहे हैं। इसी तरह से अशुभ से शुभ का एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे राहु की महादशा चल रही हो तो राहु की महादशा का जो अंतिम अंतर्दशा होगा वो मंगल का अंतर्दशा होगा, और राहु की महादशा के बाद जो अगली महादशा शुरू होने वाली होगी वो बृहस्पति की शुरू होने वाली होगी। तो यहां पर मंगल की अंतर्दशा पर राहु की महादशा समाप्त हो रही है और अगली महादशा बृहस्पति की चालू हो रही है। तो मंगल अशुभ प्लैनेट है और बृहस्पति जो है वो शुभ प्लैनेट है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अशुभ प्लैनेट की दशा खत्म हुई और शुभ प्लैनेट की दशा जो है वो प्रारंभ हुई। अब बात करते हैं कि इससे आपको रिजल्ट कैसे लेना है। तो दशा छिद्र में जो हमारा दशा जिस ग्रह पे अंत हो रहा है और जिस ग्रह की दशा प्रारंभ हो रही है, यहां 2 प्लैनेट हो गए, तो दशा छिद्र में दोनों ग्रह का आपसी संबंध जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध देखना बहुत आवश्यक होता है। जिस ग्रह की महादशा समाप्त हो रही है
उसको आप लोग लग्न मान लीजिए, और जिस ग्रह की महादशा शुरू हो रही है उस ग्रह को आप देखें कि उसका लग्न से, जो लग्न यहां पर आप माने हैं उसको लेना है, उसका लग्न से क्या पोजीशन है। यदि वह लग्न से 6, 8 और 12 में स्थित है तो जो आने वाला परिवर्तन है, जो परिवर्तन अभी दशा के चेंज करने के कारण होने वाला है, अंतर्दशा का जो परिणाम है वो सामान्य तौर पर नकारात्मक आ सकता है, क्योंकि दोनों ग्रह की जो स्थिति है वो दोनों ग्रह आपस में 6, 8 और 12 की स्थिति में स्थित है। इसी कारण से वहीं पर यदि ग्रह शुभ दशा पर समाप्त हुई है, वहीं पर यदि महादशा जो है वो शुभ ग्रह पर समाप्त हुई है और शुभ ग्रह से ही शुरू भी हुई है, तो यह जो नकारात्मक परिणाम है, भले वो दोनों शुभ प्लैनेट जो है अपने से 6, 8 और 12 में बैठे हों, तो भी चूंकि दोनों शुभ प्लैनेट हैं तो यह जो नकारात्मकता है दोनों ग्रहों के 6, 8 और 12 में बैठने के, वो कम मात्रा में रहेगी। जबकि अशुभ ग्रह की दशा अगर समाप्त हो रही हो और अशुभ की ही शुरू हो रही हो और वह पहले वाले से 6, 8 और 12 में हो, तब यह नकारात्मकता जो है ये बहुत बढ़ करके व्यक्ति को मिल सकती है। वहीं यदि इन दोनों ग्रहों का संबंध त्रिकोण का संबंध हो जाए या फिर केंद्र का संबंध हो जाए, अर्थात कि दोनों ग्रह जो हैं एक दूसरे से पंचम और नवम के संबंध में बैठे हुए हों, या 4, 10 के संबंध में बैठे हुए हों, या 1 और 7 के संबंध में बैठे हुए हों, तब सामान्य तौर पर नई महादशा में व्यक्ति को शुभ परिणाम मिलने वाला होता है। परंतु इसका निर्णय लेने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जो महादशा समाप्त हो रही है वो महादशा शुभ है या अशुभ, और प्रारंभ होने वाली महादशा जो है वो शुभ है या अशुभ, इसको देख करके ही आपको निर्णय निकालना होगा। इसके साथ साथ इन दोनों ग्रहों की वर्ग कुंडली में क्या स्थिति है, इन दोनों ग्रह पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, जिन ग्रहों की दृष्टि है वो शुभ ग्रह हैं या फिर अशुभ ग्रह हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं या फिर नीच राशि में बैठे हुए, इन सभी बातों का इन पर विचार करना पड़ेगा। जिन ग्रह की महादशा चालू होने वाली है वो कहीं किसी अन्य ग्रह के साथ परिवर्तन योग में तो नहीं है। जो भी प्लैनेट हैं, ये दोनों प्लैनेट हैं, उनमें से कोई वक्री हो या अस्त तो नहीं है। इन सभी बातों पर ध्यान देंगे तो परिणाम जो है वो हमारा वो सत्यता के निकट निकट करके आएगा। आइए इस दशा क्षेत्र को एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में अगर इसको हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे कि बृहस्पति की जब महादशा खत्म हो रही है, इनकी बृहस्पति की महादशा खत्म हो रही है 6 नवंबर 1971 को, 6 नवंबर 1971 को इनकी बृहस्पति की महादशा खत्म हो रही है। और इस बृहस्पति की महादशा में अंतिम अंतर्दशा जो है वो है राहु की। इसके बाद जो नेक्स्ट महादशा है वो महादशा शुरू हो रही है शनि की। शनि की महादशा में प्रथम अंतर्दशा जो प्रारंभ होगा वो शनि का ही होगा। तो जो ये शनि की जो अंतर्दशा है ये नवंबर 1974 तक है। राहु पर पहले वाली दशा समाप्त हो रही है और दूसरी वाली दशा जो है वो शनि से प्रारंभ हो रही है। राहु और शनि पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। राहु को यदि हम लोग लग्न मान लें तो शनि की स्थिति राहु से दशम में है, जो कर्म में उन्नति को दिखाते हैं। राहु के संदर्भ में कहा जाता है शनिवत राहु, यानी कि राहु जो है वो शनि की तरह बिहेव करते हैं। शनि जिन राशियों का स्वामी है, राहु का भी उन राशियों पर प्रभाव होता है। शनि यहां पर लग्न के स्वामी है, अतः बहुत ही शुभ है और राहु का भी लग्न पर प्रभाव है। इसीलिए दोनों अशुभ प्लैनेट होते हुए भी बहुत ही शुभ स्थिति में है और दोनों का आपस का जो पोजीशन है वो 4 और 10 का है। इस कारण से भी दोनों बहुत शुभ स्थिति में है। राहु का जो डिस्पोजिटर है वो सूर्य है और शनि का जो डिस्पोजिटर है वो शुक्र है।
दोनों राहु से धन स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि जातक के कर्म क्षेत्र में धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग बनाते हैं। और आप देखेंगे कि शनि की जो अंतर्दशा है वो नवंबर 1974 तक है, 1974 तक है। और इनकी जो प्रथम सुपरहिट फिल्म जंजीर थी वो मई 1973 में रिलीज हुई थी। यानी कि ये जो शनि की महादशा है वो इनको नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाने वाला साबित हुआ। इसी तरह से आप इन नियमों को अन्य कुंडलियों पर जांचें, परखें और हमें कमेंट करके बताइए आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम नारायण।